नमस्कार साथियों, मैं महेश सेवरे कोचिंग क्लासेस के चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज चल रही है, आज उसकी तीसरी कड़ी में हम जीडीपी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा देखा गया है कि विगत वर्ष से जीडीपी का बहुत महत्व देखा जा रहा है। वैसे तो ये हमेशा महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन इस समय जो एक कोविड-19 का संकट आया है, उसकी वजह से जीडीपी में जो गिरावट दर्ज की जा रही है, भारत हो या कोई अन्य देश हो या वैश्विक जीडीपी हो, तो उसके माध्यम से हम एक अघोषित मंदी की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसा कहा गया है कि 1947 से लेकर 2020 के बीच में पहली बार इतनी मंदी देखी गई है। अब इस मंदी का बेस किसी न किसी रूप में जीडीपी में आई गिरावट को देखा जाता है। इसको स्पष्ट करने के लिए पहले मैं आपको जीडीपी की परिभाषा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जीडीपी का मतलब होता है कि किसी देश में एक निश्चित समय अवधि, मतलब एक वर्ष में, उसके समस्त मानवीय और भौतिक संसाधनों के द्वारा जो भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करा जाता है, उनके मौद्रिक मूल्य को हम जीडीपी के रूप में परिभाषित करते हैं। यहाँ ग्रोस का मतलब होता है सकल। इसको हम एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि किसी किसान के द्वारा जो फसल का उत्पादन किया गया और उस फसल के उत्पादन को वो मार्केट में बेचता है, तो उसे जो प्राप्ति होती है उसको हम सकल कहते हैं। लेकिन अगर उस सकल प्राप्ति में से हम उसके द्वारा जो खेती में इन्वेस्ट किया गया है, मतलब जो उसकी लागत है, उसको माइनस करेंगे तो ये सकल शुद्ध में बदल जाएगा। इसी जीडीपी के द्वारा हम जीएनपी, एनएनपी, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय भी निकाल सकते हैं। इनके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। जीडीपी का जब हम आकलन करते हैं तो इसमें सामान्य तौर पर 3 क्षेत्रों को इंगित किया जाता है: प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी मीन्स प्राथमिक क्षेत्र में जो प्राकृतिक साधन होते हैं, उनके द्वारा जो कच्चे माल का उत्पादन किया जाता है, उसकी काउंटिंग की जाती है। इसमें मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन यानी एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, खनन यानी माइनिंग, मत्स्यिकी यानी फिशरीज, इस प्रकार की चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। इससे कच्चा माल प्राप्त होता है हमें, और इसमें इस अर्थव्यवस्था से भारत की अधिकांश आबादी, लगभग 65% आबादी जो ग्रामीण पृष्ठभूमि की है, अधिकांशता इसी में इंक्लूड है। और इस क्षेत्र से हमें इनकम कमी प्राप्त होती है, जो लगभग 18 से 19% होती है। सेकंड सेक्टर, जिसको हम विनिर्माण का क्षेत्र कहते हैं, जो प्राथमिक क्षेत्र से हमने कच्चा माल प्राप्त किया, उसकी प्रोसेसिंग द्वितीयक क्षेत्र में की जाती है। इसमें हमारी हैवी इंडस्ट्री और अन्य उत्पादक संस्थान शामिल होते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग हो या चीनी उद्योग हो, या जहाँ पर कच्चे माल से प्रोसेसिंग की जाती हो, उस सेक्टर को हम इसमें रखते हैं। तृतीयक क्षेत्र हमारा सेवा का क्षेत्र होता है। उस सेवा के क्षेत्र में सेवा प्रदान की जाती हैं, जैसे बीमा सेवा होती हैं, जैसे बैंकिंग सेवाएं होती हैं, शिक्षण संस्थान होते हैं, पर्यटन की जुड़ी सेवाएं होती हैं। इन सेवाओं को इसमें इंक्लूड किया जाता है। लेकिन इसी तृतीयक क्षेत्र के बाई एरियाज़ के रूप में चतुर्थ और पंचम क्षेत्र भी माने जाते हैं। ये सामान्यतः तृतीयक क्षेत्र से ही जुड़े होते हैं। इनमें अगर हम चतुर्थ क्षेत्र की बात करें तो इसमें शिक्षा से संबंधित सेवाएँ, मेडिकल से संबंधित सेवाएँ, बैंकिंग से संबंधित सेवाएँ चतुर्थ क्षेत्र में शामिल की जाती हैं। इनको हम एक प्रकार से वाइट कॉलर जॉब्स भी कहते हैं। इसके अलावा पंचम क्षेत्र ये सबसे हाई क्वालिटी का क्षेत्र होता है, जिसके अंतर्गत हम प्रबंधकीय सेवाओं को काउंट करते हैं, जिसमें कोई व्यक्ति ऐसी सेवा को प्राप्त करता है जिसमें उसका काम सलाहकार का होता है, सीईओ टाइप की सेवा होती हैं। या हम देखते हैं कि कभी हमारे प्रधानमंत्री हैं या कोई मंत्री हैं या किसी कंपनी के बड़े अधिकारी हैं, उनको जो सलाहकार की नियुक्ति प्राप्त करता है, उनको ऐसी सेवाओं में इंक्लूड किया जाता है।
अब ये हमारी हो गई जीडीपी की बेसिक बात। अब हम वर्तमान समय में जो भारत की अर्थव्यवस्था की जीडीपी को लेके जो घटनाक्रम घट रहा है उसके संबंध में चर्चा करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था अगर हम परचेजिंग पावर के आधार पर देखें तो वो तीसरे स्थान को प्राप्त कर चुकी है, और अगर साइज के रूप में देखें तो वो 6वें स्थान से 5वें स्थान की ओर जाने के लिए अग्रसर थी। लेकिन देखा गया कि विगत 10 वर्ष पहले जिस भारत की अर्थव्यवस्था को इमर्जिंग इकोनॉमी माना जा रहा था और जो विश्व की सबसे उभरती अर्थव्यवस्था थी, एकाएक उसमें गिरावट दर्ज की जाने लगी। ये घटनाक्रम पिछले 3 से 4 सालों से लगातार दिखाई दे रहा है। इसके कुछ बेसिक कारण भी देखे गए कि अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए बड़े पैमाने पर उसमें निवेश और रोजगार की संभावनाओं को देखा जाता है। लेकिन देखा गया है कि कभी मानसून की खराबी की वजह से, कभी नोटबंदी की वजह से, कभी जीएसटी के स्ट्रक्चर को ठीक से लागू नहीं करने के कारण, कभी वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है उसमें शेयर मार्केट के प्रभाव की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था में हमने जीडीपी में गिरावट दर्ज की है, जिसको सरकार ने कई तरीक़ों से रोकने की कोशिश की। इसमें बैंकिंग में बढ़ने वाला एनपीए भी एक मुख्य घटक था, जिसने हमारी जीडीपी की गिरावट को बढ़ाने में योगदान दिया। सरकार के द्वारा जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसमें टैक्सेस को कम किया गया, सरकार के द्वारा बैंकों को मर्ज किया गया, सरकार के द्वारा रोजगार उत्पादन के लिए खर्च बढ़ाए गए। उन्होंने छोटे लेवल के रोजगारों के लिए मुद्रा योजना या अन्य इन्वेस्टमेंट प्लान, या अभी देखें तो आत्मनिर्भर भारत के नाम पर प्रवासी मजदूरों के लिए भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि जीडीपी अपने गतिमान रूप में आ सके। लेकिन इन सब प्रयासों के बावजूद भी जो अभी कोविड-19 का संकट आया, जिसमें हमने लगातार 3 लॉकडाउन देखे, उसकी वजह से जो असंगठित क्षेत्र के व्यक्ति थे उनके काफ़ी रोजगार छिने और संगठित क्षेत्र में भी रोजगारों की कमी देखी गई है। साथ में जो अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्र थे उनमें भी कमी दर्ज की गई है। साथ में जो निवेश था उस निवेश में भी कमी दर्ज की गई है, और हमारा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था जिसमें हमें सोशल और इकोनॉमिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना थी, वो भी अन्य जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ थी जिनको हमें बढ़ाना पड़ा। कोविड के चक्कर में हमें नए हॉस्पिटल डेवलप करना पड़े, हमें पीपीई किट के उत्पादन पर ध्यान देना पड़ा, हमें अन्य अपनी जो हेल्थ के इन्वेस्टमेंट है उन पर ध्यान देना पड़ा। इसके कारण जो हमारे परंपरागत क्षेत्र थे जो सरकार ने चिन्हित किए थे उनमें इन्वेस्टमेंट की कमी देखी गई, जिसके कारण हमारी जो जीडीपी में गिरावट आई है वो इस प्रकार की गिरावट के रूप में देखी जा रही है, जो हमें आगामी समय में एक मंदी के रूप में ले जा रही है। लेकिन कहा जाता है कि आपदा में ही अवसर हैं, तो इन आपदा के अवसरों को बढ़ाने के लिए हमें नए क्षेत्रों को ढूंढना पड़ेगी, लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना पड़ेगी, अर्थव्यवस्था में हमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगी, लोगों में खर्च करने की क्षमता में वृद्धि करना पड़ेगी, लोगों की जेबों तक हमें किसी न किसी रूप में धन पहुंचाना होगा, जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं वो सक्रिय हो सकें और हमारी जीडीपी एक रनिंग वे में आ जाए। तो मित्रों, आज का मेरा जो वीडियो था वो जीडीपी को लेकर था। अगला मेरा वीडियो आपका इन्फ्लेशन और पॉवर्टी को लेकर रहेगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रेड बेल आइकॉन दबाकर इसको सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस प्रोत्साहन से आगे आपको इकोनॉमी से संबंधित और अन्य अच्छे वीडियो डाल सकूं। धन्यवाद।